आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कॉमर्स मिनिस्ट्री, हिंदी में वाणिज्य मंत्रालय बोलते हैं। मंत्रालय ने बुधवार को एक दिलचस्प आंकड़ा जारी किया। जो सूचना आप तक पहुंची होगी वह यह है कि भारत ने 18 वर्षों में पहली बार बीते महीने जून में इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट दर्ज किया है। यानी हमने विदेशों से सामान खरीदा कम है और उन्हें बेचा ज्यादा है। कुछ लोग इसे आत्मनिर्भर भारत की सफलता से जोड़कर देख रहे हैं। खबर वाकई कमाल की है और फील गुड का एहसास भी कराती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह आंकड़ा चिंता में डालने वाला है और अर्थव्यवस्था के स्तर पर एक बहुत बुरे समय को दर्शाता है, तो आप भी कहेंगे ये क्या बात हुई, सुनने में तो सब अच्छा लग रहा है। लेकिन इसी को तो आंकड़ों की जादूगरी कहते हैं, और जब नंबर्स आर्थिक विषयों से जुड़ा होता है तब तो और भी जटिल। नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और आज तक रेडियो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और चूंकि मामला अर्थशास्त्र से और इसके नंबर्स की जादूगरी से जुड़ा हुआ है, तो इस पहेली को बहुत ही आसान भाषा में बूझने वाले अंशुमान तिवारी हैं हमारे साथ। आपका लिखा हम इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में पढ़ते हैं और आप उसके एडिटर भी हैं। सर, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। ये जो आंकड़ा है और ये सब जो हरा भरा दिख रहा है चारों तरफ, क्या वाकई ये हरा भरा है या बहुत कुछ आर्टिफिशियल है इसमें? ऋतुराज, दिलचस्प है। और कल जिस तरह से चर्चा हुई सोशल नेटवर्क्स के ऊपर, पीआईबी की एक रिलीज की और ये कहा गया कि आत्मनिर्भर भारत की सफलता का संकेत है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये स्वाभाविक सवाल आएगा, कॉमन सेंस का सवाल आएगा कि पिछले 3 महीने से जब भारत में कोई कारोबार ही नहीं हो रहा है, इंपोर्ट्स फंसे हुए हैं बंदरगाहों के ऊपर, दुकानें बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, कुछ भी निर्यात नहीं हो रहा, तो ये सब सरप्लस कैसे हो गया और ये सरप्लस कैसे दिखाई दे रहा है और ये कैसे इस सफलता का दावा कैसे किया जा रहा है। इसके लिए हमको जो भारत के विदेश व्यापार की जो पूरा ढांचा है ना, उसे आसानी से समझना होगा। जिस सरप्लस की बात कही जा रही है, जिस अतिरिक्त अधिशेष की बात कही जा रही है व्यापार घाटे में, दरअसल भारत का या किसी भी देश का व्यापार घाटा उसके आयात और निर्यात का अंतर होता है, जिसे हम मानते हैं कि वो सरप्लस है। जो आंकड़ा कल रिलीज किया गया उस हिसाब से बीते महीने में जो आंकड़ा हमारे पास आया, उसमें भारत ने निर्यात में करीब 0.79 बिलियन डॉलर का के आसपास का सरप्लस शो किया और आयात जो था वो करीब 19 बिलियन डॉलर घटा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह खबर बेहद और गंभीर चिंता का सबूत है। चिंता का सबूत इसलिए है कि भारत में कई महत्वपूर्ण चीजों का आयात होता है और उन आयात के बिना भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। आयात हमें ये बताते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कितनी ग्रोथ है, कितनी डिमांड है। जैसे मोटे तौर पर आप ले लें, भारत के सबसे बड़े आयात क्या है? सबसे बड़ा आयात कच्चा तेल है, क्रूड है। क्रूड की डिमांड ही नहीं रही, गाड़ियां ही नहीं चली 3 महीने, तो क्रूड का आयात नहीं हुआ, इसलिए क्रूड के इंपोर्ट का बिल नीचे गिर गया। दूसरा बड़ा आयात भारत में सोना है, गोल्ड है। गोल्ड का आयात नहीं हुआ। WGC की रिपोर्ट आई कि भारत में तो लोग गोल्ड बेच रहे हैं गरीबी के कारण, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी है, लोगों ने निकालकर गोल्ड बाजार में बेचना शुरू कर दिया, उसका आयात नहीं हुआ। बहुत सारा सामान जो हम कच्चे माल के तौर पर या कंपोनेंट के तौर पर चीन से मंगाते थे, वो कोविड के प्रतिबंधों के कारण, चीन से निर्यात रुक जाने के कारण और अन्य सारी चीजों के कारण और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में तेज गिरावट के कारण, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में 2008 के बाद सबसे रिकॉर्ड गिरावट आई। ट्रेड में रिकॉर्ड गिरावट के कारण पूरी दुनिया का ट्रेड बैठ गया, तो हमारे पास आयात नहीं हुआ। ये बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर कितनी गहरी कमजोरी पिछले 3 महीने में रही है और इसीलिए आर्थिक विकास दर 0 से 5%, 6% नीचे जाने के आकलन आए हैं। इस आंकड़े के हिसाब से जो भी आपको बढ़ोतरी दिखाई देती है वो नोशनल है, या वो केवल आंकड़ों के भीतर दिख रही है, क्योंकि ना तो भारत पिछले 3 महीनों में कुछ बड़ा उत्पादन कर पाया, ना कुछ खपत बढ़ा पाया और ना कोई चीज निर्यात कर पाया। और अगर ये स्थिति बनी रहती है, ये जो ट्रेड सरप्लस हमें दिखाई देता है या भारत के आयात में कमी इसी तरह से जारी रहती है, तो इस मंदी के और गहरा और लंबे चलने का खतरा है। ये जो पूरा फील गुड वाला फैक्टर आया सब लोगों के अंदर कि अरे बहुत कुछ कमाल का हो गया, आखिर ये कंफ्यूजन आंकड़ों से फैलता कैसे है और खासकर ये वाला कंफ्यूजन कैसे फैला? नहीं, ये कंफ्यूजन इसलिए फैलता है कि क्योंकि हम आंकड़ों को उस तरह से समझते नहीं जैसे वो आंकड़े दिखाए जाते हैं। भारत कभी भी ट्रेड सरप्लस में रहा नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था
की का पैमाना ही उसका उसका ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि भारत जितना भी क्वालिटी इंपोर्ट करेंगे उसका अर्थ है कि आपकी अर्थव्यवस्था में खपत ज्यादा है, तब आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सामान मंगा रहे हैं और उनके आधार पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके खपत कर रहे हैं और निर्यात, उसके बाद थोड़ा बहुत जो सरप्लस होता है उसका निर्यात होता है। भारत कोई निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था नहीं है, भारत बड़े पैमाने पर खपत आधारित अर्थव्यवस्था है। तो एक छोटा सा आंकड़ा जो कल जारी किया गया, जो गलत कंपैरिजन था इस परिस्थिति में, खासतौर पर जबकि लॉकडाउन के दौर में फैक्ट्रियां बंद थी, उससे यह भ्रम फैला। हालांकि भ्रम नहीं था, क्योंकि जो लोग इस पूरी व्यवस्था को गहराई से समझते हैं या जानते हैं, जिन्हें पता है कि ट्रेड सरप्लस क्या होते हैं, ट्रेड सरप्लस का भारत के लिए क्या मतलब है, ट्रेड सरप्लस कितनी भारत के लिए चिंताजनक खबर है वो उस आंकड़े को देखकर समझ गए थे। लेकिन फिर भी एक स्पिन के लिए, एक ट्विस्ट के लिए लोगों को यह समझ में आया कि शायद कुछ हो गया होगा। और दिलचस्प बात है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ना तो और भी थोड़ा सा आश्चर्यजनक और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हास्यास्पद है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान तो अभी लॉन्च हुआ है, अभी उसके बहुत सारे प्रस्ताव तो क्रमशः कैबिनेट में मंजूरी के लिए आ रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो गया कि एक महीने के अंदर वो पूरा अभियान सब जगह लागू हो गया और भारत का एक्सपोर्ट इतना ज्यादा भी नहीं बढ़ा। $79 बिलियन का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में फर्क है, और वो भी इसलिए क्योंकि $20 बिलियन का इंपोर्ट जो हम हर महीने करते थे वो टूट गया, और खासतौर से उन चीजों में टूटा जहां से हम किसी भी अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़त को नापते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे भारत में कंजम्पशन से रिलेटेड चीजें हैं, या गोल्ड है। ऐसी चीजों का आयात घट जाने का मतलब है कि भारत में कमाई भी घटी, ग्रोथ भी घटी और खपत भी घटी। तो ये इसलिए चिंता का आंकड़ा है, हमारे लिए उत्साह का विषय नहीं है। अक्सर बीते कुछ महीनों से समय समय पर ऐसे आंकड़े आ जाते हैं जो हमें चिंता में डाल देते हैं। अभी कितने समय तक ये चिंता और रहने वाली है? अभी जिस तरह से अगर हम आज सिर्फ इस आंकड़े की बात करें, जो जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, जो हमें ये बता रहा है, ये भारत की अर्थव्यवस्था के जो बुनियादी कोर इंपोर्ट्स हैं, जो बुनियादी इंपोर्ट्स हैं, जहां से हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन दौड़ता है, जिसको ईंधन कह सकते हैं आप, या भारत की खपत दौड़ती है, या जो भारत में बड़े पैमाने पर डिजिटल कारोबार होते हैं, उन सब में गिरावट का संकेत दिखा रहा है। और अभी जो आंकड़े, चाहे वो पीएमआई का आंकड़ा आया हो, चाहे आईआईपी का निगेटिव आंकड़ा आया हो, चाहे सर्विसेज का के डेटा आए हो पिछले 3 महीने के, वो लगातार बता रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी मंदी और क्रैश कर रही है। क्योंकि लॉकडाउन को लेकर चारों तरफ गहरी अनिश्चितता है, पता नहीं है, कभी कोई राज्य सरकार 2 दिन के लिए दुकानें बंद कर देती है, कभी कोई राज्य सरकार 15 दिन के लिए कारोबार बंद कर देती है। अभी ये भी पता नहीं कि भारत में कोविड की पीक आई है कि नहीं आई है। कई राज्य सरकारें अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं। तो अगर आप औद्योगिक परिदृश्य के भीतर जाएं, लोगों से बात करें, तो सारे लोग पूरी तरह अनिश्चितता में हैं। ज्यादातर इकाइयां अपनी 15-20% क्षमता पर काम कर रही हैं, लेबर वापस पहुंचना शुरू हुआ है, लेकिन बहुत कम स्थिति में है। किसी भी कारोबारी को यह पता नहीं है कि कल किस बाजार में माल उसका बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो अभी हम एक गहरी अनिश्चितता के भंवर में खड़े हुए हैं, और जब भी गहरी अनिश्चितता होती है तो ग्रोथ नहीं होती। और चूंकि हम 3 महीने का भयानक लॉकडाउन झेल कर आए हैं, तो स्लोडाउन और गिरावट और ज्यादा गहरी है। इसलिए आने वाले समय में मंदी के गहराने का खतरा है, जो आंकड़े भी हमें इस तरह से संकेत कर रहे हैं, और खपत के आंकड़े भी इस तरह से संकेत कर रहे हैं, रोजगार के आंकड़े भी जो हमारे सामने आए उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। इन सारे आंकड़ों के बीच एक आंकड़ा और आया जिससे हम अक्सर अपने आप को तुलना करते हैं, चीन का, कि चीन का जो ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव में दिखाया गया है। इसको भारत के प्रापेक्ष में कैसे समझ सकते हैं? चीन की अर्थव्यवस्था में भी कोई बहुत पॉजिटिव ग्रोथ रेट नहीं है। मतलब भारत और दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जीरो से नीचे खिसक गई हैं, 5%, 6%, 7%। पर चीन चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, ग्लोबल फैक्ट्री है, दुनिया अपने अधिकांश उत्पादन के लिए चीन पर निर्भर है, तो चीन की अर्थव्यवस्था में 1-2% की ग्रोथ रेट है। पर चीन की अर्थव्यवस्था के हिसाब से वो एक तरीके से नकारात्मक ग्रोथ ही है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था की विकास दर 7 से 8% रहती है। पर दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, तो वो चीजें तो जो प्रोड्यूस कर रही है वो दुनिया में जाएंगी। और इसका एक दिलचस्प उदाहरण है, देखिए कि इतनी सब मंदी के बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद, अमेरिका और चीन के व्यापार युद्ध के बावजूद, जब अमेरिका के ट्रेड डिपार्टमेंट्स ने अभी पिछले 2 हफ्ते पहले अपने आंकड़े घोषित किए, तो वहां पता चला कि चीन से अमेरिका में आयात बढ़ा है। यानी कि चीन पर अमेरिका की निर्भरता लगभग वैसी ही, अन्य देशों से जो चीन में इंपोर्ट होता था वो कम हुआ, पर अमेरिका में जो इंपोर्ट होता था वो कम हुआ, लेकिन चीन से जिन सामानों का आयात होता था वो बढ़ा है। इसके बावजूद कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध चल रहा है। ये चीन पर निर्भरता का सबूत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इतने सस्ते दुनिया में कहीं नहीं बनते जितना चीन बनाता है। एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा, ये जो पूरा अभी आपने जो आंकड़े का खेल समझाया हम लोगों को, इसमें सबसे ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित कौन सा सेक्टर हुआ है, और
क्या उम्मीद लगती है आने वाले समय में उन सेक्टरों को लेके, या अभी ये सिलसिला थोड़ा चलेगा लंबा? देखिए, जिस सेक्टर की सफलता की बात कही जा रही है, भारत के निर्यात क्या हैं? भारत के सबसे बड़े निर्यात हैं ऋतुराज जेम्स एंड ज्वेलरी, भारत के सबसे बड़े निर्यात हैं टेक्सटाइल, भारत के जो सबसे बड़े निर्यात हैं वो लेबर इंटेंसिव है। या अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएं तो भारत का बड़ा निर्यात है रिफाइनिंग प्रोडक्ट जो बड़े पैमाने पर जाते हैं, केमिकल्स हैं जो भारत के बड़े एक्सपोर्ट्स हैं, इसके बाद ऑटोमोबाइल है। अब इन सारे सेक्टर्स को अगर आप इस आंकड़े से अलग हटकर इनके आंकड़े पूरे देश में देखें जो आधिकारिक रूप से सरकार जारी कर रही, तो सारी एक्सपोर्ट यूनिट्स बंद पड़ी हुई हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी के काम बंद हैं क्योंकि लेबर ही नहीं मौजूद है। टेक्सटाइल यूनिट्स बंद है क्योंकि वहां लेबर नहीं और दुनिया के बाजार में मांग नहीं है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में तो माइनस है क्योंकि रिफाइनरी में तो क्रूड का इंपोर्ट ही नहीं हो रहा, जब भारत के बाजार में ही डिमांड नहीं है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $30-35 पर बैरल के आसपास हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी मांग नहीं है। तो जिन सेक्टर्स को सरप्लस जनरेट करना या निर्यात में सफलता दिखाई जा रही है, जमीन पर उनके आंकड़े बिल्कुल उसकी उल्टी कहानी बताते हैं। वो ये बताते हैं कि इन क्षेत्रों इनमें तो फैक्ट्रियां ही बंद हैं, इनमें तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, इनमें तो 5% 10% कैपेसिटी पर काम चल रहा है। इसलिए समझना जरूरी है कि हमेशा आंकड़े जो आपको दिखाते हैं वो किस तरह से कंपेयर किए जा रहे हैं और क्या हम उनके भीतर उतर कर ये समझ पा रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। और सच्चाई बेहतर ये होगा कि इस तरीके के आंकड़ों पर को लेकर आगे बढ़ जाने के बजाय हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरी मंदी है, ढांचागत मंदी है, और इससे निपटने के लिए सरकार को सेक्टर स्पेसिफिक जाकर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर दखल देना पड़ेगा, तब जाकर चीजें बेहतर होंगी। एक सवाल अब जाते जाते युवाओं से संबंधित है कि चूंकि ये आंकड़े हमारे पास आ ही रहे हैं, आपने इसको पूरा डिकोड कर ही दिया, तो ये इसका रोजगार पे भी कोई फर्क पड़ता है? कम हुआ है या अभी बिल्कुल जो रोजगार की स्थिति है लगभग वैसी ही रहेगी या और बुरी होगी? देखिए, सबसे बड़ा असर लॉकडाउन का भारत में एमएसएमईज पे पड़ा है। भारत में की करीब 60% वर्कफोर्स छोटी कंपनियों में काम करती है, और छोटी कंपनियां जो करीब 630 लाख छोटी कंपनियां हैं, उनका भारत के निर्यात में करीब 45% का हिस्सा है। तो इसलिए जितना भी इंप्लॉयमेंट आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत में दिखाई देता है और एक्सपोर्ट से रिलेटेड दिखाई देता है, जितने भी क्लस्टर हैं, चाहे वो गुड़गांव क्लस्टर हो, चाहे वो तिरुपुर क्लस्टर हो, चाहे वो जालंधर क्लस्टर हो, चाहे वो नासिक चाकड़ का क्लस्टर हो, चाहे वो कोलकाता के क्लस्टर हो, या अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत के क्लस्टर हो, इन सारे क्लस्टर्स में गहरी बड़ी बेरोजगारी है। और जब तक कोविड को लेकर अनिश्चितता दूर नहीं होती, जब तक चीजें स्वाभाविक रूप से सामान्य नहीं होती, अंतरराष्ट्रीय बाजार पूरी तरह से सामान्य नहीं होते, आयात ठीक नहीं होते, तब तक बेकारी की चुनौती बड़े पैमाने पर बनी रहेगी। शुक्रिया अंशुमान सर, इस जानकारी के लिए। हमारे सामने एक आंकड़ा आया था जिसे बहुत लोगों ने अलग तरीके से समझा, और उसका सही पहलू क्या है, उसे किस तरीके से देखना चाहिए और हमारे लिए क्यों ये चिंता की बात है, इसे आपने बहुत आसान भाषा में समझाया। शुक्रिया।